वेलकम टू यूपीएससी मेड सिंपल बाय दिनेश। और आज है हम हमारे लेक्चर नंबर 14 डेटा इंटरप्रिटेशन में। इन सभी लेक्चर्स के पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखो, अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक की मैं बात करूं तो ये टॉपिक जो है ये सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। जैसे हमारा नंबर सिस्टम वाला टॉपिक है उसको स्पेसिफिकली यूपीएससी ने मेंशन किया है ना सिलेबस में, उसी तरीके से डेटा इंटरप्रिटेशन, ग्राफ्स वगैरह इन सब चीज़ों को भी मेंशन किया है, जो मैंने आपको ओरिएंटेशन क्लास में डिस्कस भी किया था। लेकिन देखो, उसके बाद भी एक्चुअली क्या है कि पिछले 2-3 साल में अगर मैं देखूं और अगर पिछले 10 साल में भी अगर देखूं, तो मेजरली क्या देखा गया है कि इससे 1 से 2 क्वेश्चन या एट मैक्स 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम में। लेकिन 2018 में क्या हुआ था सर, 2018 में इस सिंगल टॉपिक से 12 क्वेश्चन आ गए थे। समझ रहे हैं आप? क्योंकि ये चीज़ सिलेबस में दी हुई है, तो कब ये 2018 वाला ट्रेंड रिपीट हो जाएगा आपको नहीं पता। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर 2018 वाला ट्रेंड रिपीट हो जाता है तो आपके लिए फायदे की बात है या नुकसान की बात है? तो सर ये फायदे की बात है। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक के जो क्वेश्चन हैं उनको करना रिलेटिवली ईजी है। ठीक है, ईजी है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस टॉपिक में प्रॉब्लम क्या है? इस टॉपिक में प्रॉब्लम है टाइम कंज्यूमिंग है ये टॉपिक बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उसलिए क्या होता है, टाइम बहुत लग जाता है और सिली मिस्टेक के चांस इसमें रहते हैं। ठीक है, तो अब इस टॉपिक को समझते हैं। तो इसमें क्या है, देखो समझ में तो आपको आराम से आ जाएंगे क्वेश्चन, पर बस ये आपके ऊपर है कि आप कैलकुलेशन कितना जल्दी करते हैं, कितना अच्छे से ग्राफ को पढ़ पाते हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको टाइप ऑफ ग्राफ्स बताऊं तो जनरली जिसके क्वेश्चन यूपीएससी में आ सकते हैं तो वो 3 टाइप के ग्राफ है: बार ग्राफ, पाई ग्राफ और आपका लाइन ग्राफ। अब बार ग्राफ को पता है कि जिसके अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डेटा रहेगा और इस तरीके से बार ग्राफ बनेंगे। नॉर्मल सी बात है, मुझे समझाने की जरूरत आई थिंक नहीं है, सबको ग्राफ्स पढ़ना आते होंगे। सिमिलरली लाइन ग्राफ के साथ है। ठीक है, और पाई ग्राफ है। पाई ग्राफ में बस एक बात आपको याद रखनी है, अगर कभी ये डिग्री में दिया हुआ हो तो टोटल 360 डिग्री वो होता है। ये सब भी आपको पता ही होगा। ठीक है, सीरीज के प्रैक्टिस क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं, जिससे हमें पता पड़ जाएगा कि यूपीएससी जो है किस लेवल तक की कैलकुलेशन हमसे एक्सपेक्ट करती है। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, इस टेबल में क्या दिया हुआ है, प्लेयर्स दिखे हुए हैं, प्लेयर्स दिए हुए हैं और उनके फर्स्ट इनिंग्स और सेकेंड इनिंग्स में स्कोर दिया हुआ है आपको। ठीक है, स्कोर दिया हुआ है कैसे, रन्स और बॉल्स, रन्स और बॉल्स, यानी फर्स्ट इनिंग में इतनी रन, इतने बॉल पे, इतने रन, इतने बॉल पे और 4 प्लेयर हैं। अब सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, हु इज द फास्टेस्ट रन स्कोरर इन द टेस्ट मैच। अब सिंपल सी बात क्या है कि अगर जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनको तो पता होगा कि जो हमारा रन स्कोर जो अगर फास्टेस्ट है या स्लो है उसको देखना हो तो हम स्ट्राइक रेट देखते हैं। ठीक है, स्ट्राइक रेट देखते हैं। चलो आप क्रिकेट नहीं भी देखते तो भी आपको सिंपल सी बात क्या है कि फास्टेस्ट का मतलब क्या है कि कम बॉल्स में ज़्यादा रन किसने बनाए, यानी कि पर बॉल जिसके रन ज़्यादा उसके आपका सबसे फास्टेस्ट होगा। ठीक है, तो चलो हम चारों का चेक कर लेते हैं। ए का कितना है देखो, रन्स कितने हैं, रन्स को अलग जोड़ लो और बॉल्स को उनका डिवाइड लगा दो। ठीक है, अब अगर मैं बोल रहा हूँ पर बॉल्स तो मतलब क्या है कि रन्स में मुझे बॉल्स का डिवाइड देना है। अब अगर मैं इसमें एक स्टेप आगे बढ़ूँ और स्ट्राइक रेट निकालूं, तो जिस जिस टाइप से हम परसेंटेज के क्वेश्चन में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना परसेंटेज निकालने के लिए, सेम वही चीज़ यहाँ पर स्ट्राइक रेट होती है। ठीक है, तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी रन्स को जोड़ देंगे, अपॉन में बॉल्स को जोड़ देंगे, मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे। चलो 61 प्लस 14 अपॉन 99 प्लस 76, ये हो गए आपके 75, और ये 9 और 6 15, 10 और ये 17। ठीक है, और उसके लिए मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो, जो स्मार्ट बच्चा होगा ना वो क्या करेगा बताता हूँ मैं आपको। स्मार्ट बच्चा इसको सॉल्व नहीं करेगा अभी, स्मार्ट बच्चा इसको सॉल्व नहीं करेगा, बल्कि पहले चारों लिख लेगा। क्योंकि ये भी तो पॉसिबल है कि हमको दो ऐसे मिल जाए कि यार इन दोनों में से फास्टेस्ट होगा, तो देख के पता चल जाएगा ना। अगर ऊपर वाला नंबर जितना बड़ा होगा नीचे वाले नंबर से, उतना ही मतलब क्या है कि इसका वैल्यू ज़्यादा आएगी और वो फास्टेस्ट रन स्कोरर होगा। तो यहीं पे बस एक दिमाग वाला आदमी जो है वो फालतू का अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा उसको पूरा सॉल्व करके और इसका आंसर निकालने में, क्योंकि हमें चारों का आंसर नहीं निकालना, हमें फास्टेस्ट निकालना है। ठीक है, चलो बी का देख लेते हैं। 5 + 50 अपॉन 12 + 85, 55 अपॉन 97 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, सी का कितना है सर, 15 + 20, 75 + 50, 35 अपॉन 125 मल्टीप्लाई 100। ठीक है सर, डी का देखते हैं। 13 + 12 अपॉन 55 + 50, यानी 25 अपॉन 105।
अब इन 4 नंबर को देखो आप ध्यान से, मुझे सबसे बड़ा चाहिए। देखो कभी भी इस तरह की सिचुएशन हो ना, तो सबसे पहले ये देखो कि इसमें से कोई ऐसा ऊपर वाला डिजिट है क्या जो कि नीचे वाले के हाफ से ज़्यादा हो। आपको ये पता है कि अगर ऊपर वाला इसका हाफ होगा तो इसका मतलब ये 1/2 हो जाएगा, यानी कि 0.5 हो जाएगा। ठीक है, अगर इससे बड़ा, अगर मान लो अब इस दो कैटेगरी में डिवाइड कर लो उनको कि 0.5 से छोटे वाले और 0.5 से बड़े वाले, तो अपने को सिर्फ 0.5 से बड़े वाले देखने होंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो 175 के हाफ से ये कम है ना। ठीक है, यहाँ देखो बी में तो ये 97 के हाफ से ज़्यादा है। ठीक है, तो बी वाला जो है वो ए से बड़ा है, आपको ऑटोमेटिक पता पड़ गया, तो ए आपका एलिमिनेट हो गया बिना कुछ करे। 125 35 छोटा है इसके हाफ से, ये भी एलिमिनेट हो गया। 105 के हाथ छोटा है 25, जी हाँ ये भी एलिमिनेट हो गया। लो आपको तो आंसर ही मिल गया बिना कुछ सॉल्व करे। तो समझ में आया कि इंटेलिजेंसी कैसे दिखानी है। इंटेलिजेंसी ऐसे दिखानी है कि सबसे पहले कभी भी अगर आपको कंपैरिजन करना हो छोटे बड़े का इन डिवाइड वालों में, तो पहले ये देख लो इसके आधे से बड़ा है क्या। आपका जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर के आधे से बड़ा है क्या, उनको एक कैटेगरी में कर लो। ये तीनों क्या हो गए, एक कैटेगरी में हो गए कि भैया ये तीनों का आधे से छोटा है, मतलब इनके कम है बी से, और आपको तो केवल फास्टेस्ट निकालना था, तो बस आपका काम वहीं पे खत्म। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा। इसमें क्या दिया हुआ है, आपको ईयर दिया हुआ है 10-10 साल के, और बर्थ रेट दी हुई है और डेथ रेट दी हुई है। ठीक है, फॉर विच पीरियड वॉज द नेचुरल ग्रोथ रेट मैक्सिमम। ठीक है, अब नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होती है, तो ये आपने जीएस में पढ़ाई होगा कि डेथ रेट, सॉरी बर्थ रेट माइनस डेथ रेट होती है। अब आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम निकालना है। अब फिर वही, एक तो है नॉर्मल बच्चा और एक है स्मार्ट बच्चा। जब ऑप्शन में ये 4 ईयर दिए हुए हैं तो मुझे बताओ मैं हर किसी का माइनस क्यों करूँ, क्यों ना मैं इन 4 का ही माइनस कर लूँ। ठीक है, इन 4 का भी अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होगा ना, तो वो कैसे करेगा, पहले रफ आइडिया देख लेगा। अच्छा, 11 से 21 में कितना है, लगभग 13 का दिख रहा है मुझे, लगभग कह रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट नहीं कह रहा। 41 से 51 में, अच्छा ये मुझे लगभग इसमें भी 12-13 के आसपास दिख रहा है। 61 से 71 में इसमें मुझे ज़्यादा दिख रहा है सर, कितना है इसके अंदर, देखो लगभग 24 के अराउंड दिख रहा है आपको, यानी कि ये तो बड़ा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। बिना माइनस करे फटाफट से मैंने रफ आइडिया देख लिया और एलिमिनेट कर दिया। 71 से 81 देखूँ तो अच्छा मुझे इन दोनों में देखना पड़ेगा, देखो इन दोनों में डिफरेंस सिमिलर सा लग रहा है। चलो अब पहले इसका देख लेते हैं, 41.1 और 18.9। ठीक है, तो ये हो गया 11 में से 9 गए 2 और 40 में से 18 गए तो 22, तो इसका 22.2 आ गया। इसका 37.1, 14.8, 11 में से 8 गए तो 3, और 36 में से 14 गए तो 22, 22.3, 22.2 बड़ा कौन सा है, 22.3, यानी कि 97 से 81 इसका आंसर हो गया। तो बस क्या है कि कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ऐसा कुछ है नहीं कि कोई बहुत समझने वाली चीज़ हो, नहीं। बस बात क्या है कि कैलकुलेशन आप कैसे जल्दी कर सकते हो, तो ये कुछ तरीके मैं आपको कैलकुलेशन का सिखा रहा हूँ। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में तो सिर्फ ऑप्शन देखो, ऑप्शन में भी पहले रफ आइडिया ले लो। रफ आइडिया में जो दो एलिमिनेट हो जाए आराम से एकदम, उनको तो पहले हटा दो, और फिर जो दो बच्चा है उनको ले लो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर बहुत सारे सब टाइप है। देखो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, जिसके 3-3 क्वेश्चन होते हैं, तो वो बहुत आपके लिए बेनिफिशियल क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया तो चाहे कैलकुलेशन में हल्का सा टाइम लग जाए, लेकिन आपके 3-3 क्वेश्चन एक साथ सही हो रहे हैं, तो कितने फायदे वाली बात है ना। चलो देखते हैं। The following three items are based on the graph given below, which shows import of three different type of steel over a period of 6 months of a year. Study the graph and answer the three items that follow. देखो सिंपल सी क्या बात है कि ये 6 महीने हैं जनवरी से जून तक, और ये 3 तरह के स्टील हैं, और इनका इंपोर्ट करने का कितना इंपोर्ट किया गया वो यहाँ पे दिया हुआ है 1000 ऑफ टन्स के अंदर। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बाय हाउ मच मेजर्ड इन 1000 ऑफ टन्स, यानी कि इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे 1000 ऑफ टन्स के अंदर ही है। डिड द इंपोर्ट ऑफ शीट स्टील एक्सीड द इंपोर्ट ऑफ कोल स्टील इन द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ द ईयर। देखो अब मेरी बात, शीट स्टील कौन सा है, ये वाला, पहले 3 मंथ का इन तीनों का में से आपको माइनस करना है कोल स्टील, यानी ये वाला। अब देखो यहाँ पर ये कितना है, 30 है, और ये कितना है, 40 है, तो पहले साल में डिफरेंस कितना था, 10 का। सेकेंड ईयर में ये देखो, ध्यान से देखना, ये है आपका इन दोनों के बीच में, 30 और 31 के बीच में है, यानी 31 है। ये 36 और 37 के बीच में है, यानी कि सॉरी 36-38 के बीच में 37 है, और ये 31 है, यानी कि 6। अगर थर्ड ईयर में देखें तो
ये जो है ये है आपका 32 और 34 के बीच में 33 है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि यूपीएससी ने मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का टेस्ट किया या फिर हमारे आंखों का टेस्ट किया है इस तरह के क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि देख कितना हमें ध्यान से देखना पड़ रहा है तब जाके मिल रहा है। ठीक है, और ये आपका है 36 यानी 3 इसमें हो गया। ठीक है, तो 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 3 19, 19 का डिफरेंस। हाँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ देखने का क्वेश्चन है, ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। ये क्वेश्चन तो सिर्फ उसका एक एप्लीकेशन पार्ट है, ग्राफ पढ़ के आना है तो बस डिफरेंस साफ साफ दिख रहा है सामने कि इसमें 10 का, इसमें 6 का, इसमें 3 का, तीनों को ऐड कर दिया, क्वेश्चन खत्म। व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट टोटल वैल्यू ऑफ शीट स्टील इम्पोर्टेड ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ। अब सिंपल सी बात क्या है, पूरे 6 महीने का वैल्यू निकालनी है शीट स्टील की। अब 1 टन की वैल्यू दी हुई है आपको, ठीक है, तो 256 से मल्टीप्लाई करना है शीट स्टील के टोटल को निकाल के। अब ये कितना था सर, ये 40 था, यानी कि मुझे प्लस करना है 40। सेकेंड नंबर पे शीट स्टील 37, थर्ड नंबर पे 30, और देखेंगे आप फोर्थ नंबर पे भी है 30, फिफ्थ नंबर पे अगर मैं देखूं तो ये है 34। ठीक है, ये 34 है। सिक्स नंबर पे भी ये 34 है। ठीक है, इन सबको करना है प्लस, 7 प्लस 4 11 प्लस 4 15, 4 प्लस 1 5 प्लस 3 8 प्लस 3 11 प्लस 3 14 17 और ये 20 यानी 205, और है कितना 256। ठीक है, ये सम आई होप ठीक किया हो। 40 37, थर्ड ईयर में एक बार देखें कितना है। ओ सॉरी, देखो थर्ड ईयर में 36 है, 36 यानी ये हो जाएगा 217। ठीक है, तो 217 को आपको मल्टीप्लाई करना है 256 से। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आएगा 55, और इसका ऑप्शन आ जाएगा ये 55 या फिर इसके अराउंड आएगा कहीं पे ना, 550 के अराउंड। और इसमें देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी है आपसे, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज को उस तरीके से आप अप्रोक्सीमेट कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट। अच्छा चलो एक बार आपको बात बताऊं कि ये अप्रोक्सीमेट वाला कहीं पे क्वेश्चन हो, ठीक है, और मान लो आपका आंसर आ रहा है 552 और एक ऑप्शन 550 है और एक ऑप्शन 555 है, तो आप कौन सा लगाओगे इसमें से? ऑफ कोर्स ये लगाओगे। ठीक है, जब वो 5 से प्लस हो जाएगा तो हम उसको पूरा कर देंगे, और 5 से छोटा हो जाएगा तो उसको हम कम कर देंगे। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप आई होप समझते होंगे कि किस तरीके से राउंड ऑफ किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ शीट स्टील एंड स्क्रैप स्टील इंपोर्ट्स इन द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ द ईयर। पहले 3 मंथ में शीट स्टील और स्क्रैप स्टील का रेशियो निकालना है। शीट स्टील तो वही है, पहले 3 मंथ यानी इन तीनों को लेना है आपको, 40 37 एंड 36, 40 37 एंड 36, 6 प्लस 7 13, 4 प्लस 5 8 और 11, 113 तो आ गया इसका। और आपको बोल रहा है स्क्रैप स्टील के यानी लास्ट वाले का, स्क्रैप का ही बोला था ना? जी हाँ, स्क्रैप का ही बोला था। तो स्क्रैप का अगर देखें तो फर्स्ट ईयर में इसका है 32, सेकेंड ईयर में इसका है 34, और थर्ड ईयर के अंदर इसका है वही 32। ठीक है, 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8 और ये 9, तो ये हो जाएगा 113/98 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैंने कैलकुलेशन ठीक की। यहीं पर बस थोड़ा दिक्कत हो जाता है इसके अंदर, 113/98 है। अच्छा, इसमें पॉइंटों में दिया हुआ है ऑप्शन, तो आपको फिर पॉइंटों में निकालना पड़ेगा। देखो मैं वैसे यूपीएससी से इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वो पॉइंट मतलब कैलकुलेशन तो चेक नहीं करना चाहिए ना उसको हमारी, लेकिन कैलकुलेशन वो इस तरीके से चेक कर रहा है, तो ठीक है, कर रहा है तो हम कर लेते हैं अभी एक क्वेश्चन के अंदर। 98 52 और 0 98 इंटू 5 49। देखो वही चीज़ मैं कह रहा था आपको, जैसे ये 1.15 आ गया और फिर कुछ आना है, अब दोनों ऑप्शन, चलो 1.1 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो 1.15 पर राउंड ऑफ करेंगे तो 1.2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे।
ग्राफ दिया हुआ है आपको, कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ इन विच बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ ए कंट्री आर गिवन, यानी बर्थ रेट दी हुई है और डेथ रेट दी हुई है, ग्राफ दिया हुआ है। लुकिंग एट द ग्राफ इट कैन बी इन्फर्ड दैट फ्रॉम 1990 टू 2010, यानी ये बात कर रहा है इस पीरियड की, ठीक है। इस पीरियड में हम क्या कह सकते हैं, अब थोड़ा सा देखना क्वेश्चन। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज इंक्रीज्ड, इस टाइम में आप देखो, ये यहाँ तक ये बर्थ रेट है, ये डेथ रेट है। अब सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, थोड़ी बहुत जीएस की नॉलेज ये होनी चाहिए कि बर्थ रेट और डेथ रेट है तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का क्या मतलब है। तो सिंपल है, बर्थ रेट और डेथ रेट का डिफरेंस होता है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ देखो आप इन दोनों में डिफरेंस का, यहाँ पे इतना है, यहाँ पे इतना है, यानी कि बढ़ गया, यहाँ पे इतना है और बढ़ गया, यहाँ पे इतना है, यानी ये अब थोड़ा सा स्टेबल हो गया, लास्ट में आके ये हो गया स्टेबल, ठीक है। यानी पहले बढ़ रहा था पर लास्ट में आके स्टेबल हो गया। तो ये तो नहीं कह सकते ना हम कि इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि लास्ट में आके तो स्टेबल हो रहा है वो, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। डिक्रीज तो सर बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हैज रिमेन्ड स्टेबल, क्या पूरे टाइम में स्टेबल था क्या? जी नहीं, स्टेबल तो लास्ट में आके हुआ, पहले इंक्रीज हो रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक पर्टिकुलर ट्रेंड ये शो नहीं कर रहा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी थी, बस ग्राफ को रीड करना था और थोड़ी बहुत जीएस की नॉलेज लगानी थी। विथ रेफरेंस टू द अबव ग्राफ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट considering 1970 as the base year. Population has stabilized after 35 years. 1970 में 35 जोड़ो कितना हो गया? 2005। 2005 यहाँ आएगा, इसके बाद पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो गई। अब कई जो स्टूडेंट्स हैं वो बोलेंगे हाँ सर पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, यहीं पर आपके जीएस के कॉन्सेप्ट जो हैं वो हल्के से हिले हुए हैं, ठीक है। कैसे हिले हुए हैं, मुझे एक बात बताओ, ये पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्टेबलाइज हो रही है? पॉपुलेशन कब स्टेबलाइज होगी? जब बर्थ रेट डेथ रेट के इक्वल हो जाएगा। ये बर्थ रेट डेथ रेट के इक्वल नहीं हुआ, बल्कि बर्थ रेट और डेथ रेट में जो डिफरेंस है वो इक्वल हो गया ईयर बाई ईयर। मतलब पॉपुलेशन नहीं स्टेबलाइज हुई, बल्कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्टेबलाइज हुई, यानी ये स्टेटमेंट गलत। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है स्टेबलाइज, ये सेकंड ऑप्शन। मान लो अगर आप भूल भी जाओ पहले स्टेटमेंट में, तो सेकंड वाले में यूपीएससी ने याद दिला दिया आपको, मतलब ये ऑप्शन खैर देना ही नहीं चाहिए था स्टेटमेंट, तब एक्चुअल में टेस्ट होता जीएस की नॉलेज का, ना कि सी सेट की नॉलेज का, ठीक है। नेक्स्ट है डेथ रेट हैज फॉलन बाय 10% इन द फर्स्ट 10 ईयर्स। चलो ये देख लेते हैं, पहले 10 साल में डेथ रेट कितनी गिर रही है। 1970 में डेथ रेट है 25, ठीक है। 10 साल मतलब 1980, डेथ रेट कितनी हो गई? 20 से जस्ट ऊपर है, यानी 21 माइनस 21। अब देखते हैं सर कितनी हो गई, ये पहले 25 थी। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? हमेशा जो बेस ईयर है उसको अपॉन में लिखेंगे, 4/25। अब आपको दिख रहा है कि 10% से तो ऊपर है ही, ये 16%, यानी 10% ही नहीं है। तो ये ऑप्शन भी हो गया आपका गलत। बर्थ रेट हैज स्टेबलाइज्ड आफ्टर 35 ईयर्स, 35 साल के बाद, यानी वही 2005 बर्थ रेट आपकी स्टेबलाइज हुई है। जी हाँ, बर्थ रेट आपकी सेम हो गई, स्टेबलाइज हो गई, यानी फोर्थ स्टेटमेंट ठीक, यानी स्टेटमेंट सेकंड एंड 4 आपका ठीक है, और 1 और 3 आपका गलत है, ठीक है। तो इसमें कोई सी सेट की नॉलेज नहीं थी, बस ग्राफ पढ़ना आना चाहिए और जीएस की आपकी नॉलेज होनी चाहिए, और कितने जल्दी आपके दो दो क्वेश्चन हो गए फटाफट से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें दो ग्राफ है, ठीक है। ये एक ग्राफ आपको बार ग्राफ दिया हुआ है और एक आपको पाई ग्राफ दिया हुआ है। बार ग्राफ में तो क्या है कि सर अलग अलग सब्जेक्ट है, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। और उसमें मेल और फीमेल के आपको दिए हुए हैं कि कौन कितने हैं। देखो अब थोड़ा सा ये क्लियर नहीं है, पर ये यूपीएससी के पेपर में से उठाया गया है, इसको कंप्यूटर में बनाना मेरे लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, इसलिए मैंने सीधे वहीं से स्क्रीनशॉट ले लिया। थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट करना, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ये फिजिक्स है, ये मैथ्स है, ये केमिस्ट्री है, बॉटनी है, साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है। तो आप उसमें अपने अगर नहीं दिख रहा हो प्रिंट आउट के अंदर तो उसको लिख लीजिएगा पेन से, ठीक है, जिससे आगे आपको दिक्कत नहीं हो। तो सिंपल सी बात क्या है, ये अलग अलग सब्जेक्ट हैं और इसमें कितने मेल और कितने फीमेल टीचर्स हैं वो दिया हुआ है फिगर 1 के अंदर। नंबर ऑफ प्रोफेसर इन द सेलेक्टेड डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी। अब दूसरा क्या दिया हुआ है, एज ऑफ फिजिक्स प्रोफेसर। इस फिजिक्स प्रोफेसर जो है ना, इसके अंदर एज दी हुई है, यानी ये जो पूरा है ये तो है आपके अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर कितने मेल कितने फीमेल। अब फिजिक्स के अंदर टोटल जो सब टीचर हैं मेल फीमेल मिला के, उसके अंदर कितने परसेंटेज जो है किस एज ग्रुप के हैं वो दिया हुआ है। चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मैनी
फिजिक्स प्रोफेसर बिलोंग टू द एज ग्रुप 35 टू 44। एज ग्रुप 35 टू 44 कितना है? 40% है। अब फिजिक्स के टीचर हैं कितने सर? 32 मेल हैं, 8 फीमेल है, यानी टोटल 40 हैं। 40 का 40% निकाल दो, बस क्वेश्चन खत्म। ठीक है, 16 आ गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन हैज द हाईएस्ट रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल। अब मेल से फीमेल पे हाईएस्ट रेशियो देखना है, यानी जहाँ पर मेल सबसे ज़्यादा है। अब देखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ मेल ज़्यादा, तो जहाँ जहाँ पे फीमेल ज़्यादा है वो तो वैसे ही कट गए। ये 3 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। ठीक है, बचे ये 3, तो यहाँ पर कितना है? 32/8। ठीक है, यानी कि 4। यहाँ पर कितना है? 28/8। तो ये वैसे भी कम है, ये वाला ऑप्शन भी कट गया। ठीक है, ये कितना है? 24/8, ये भी कट गया। यानी सबसे ज़्यादा किसमें? फिजिक्स के अंदर मेल और फीमेल का रेशो सबसे ज़्यादा है। What percentage of all psychology professors are female? अब what percentage of all psychology professors are female? All psychology professor का कितना परसेंटेज जो है वो फीमेल है? साइकोलॉजी, ये रहा सर, साइकोलॉजी के अंदर 4 फीमेल हैं और आपके 6 मेल हैं। टोटल 10 लोग हैं और 4 अगर फीमेल है तो कितना हो गया आपका? 40%। एज सिंपल एज दैट। देखो कितने इजी इजी से आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं एक एक सेकेंड में। ठीक है, if the number of female physics professors in the age group 25-34 equals 25% of all the physics professor in that age group, क्या कह रहा है सर? फीमेल फिजिक्स प्रोफेसर जो 25 से 34 एज ग्रुप में है ना, वो इक्वल से 25% ऑफ ऑल फिजिक्स प्रोफेसर इन दैट एज ग्रुप। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल फिजिक्स प्रोफेसर इन द एज ग्रुप 25-34? ये थोड़ा सा हल्का सा सोचने वाला क्वेश्चन है। देखो फिजिक्स में टोटल 40 लोग थे। अब इसमें 25 से 34, 25 से 34 यानी ये वाला पोर्शन, इसमें 30% लोग हैं सर, यानी 40 का 30% कर लो पहले तो। कितना हो गया? 12। टोटल 12 प्रोफेसर हैं। ठीक है, किसके एज ग्रुप में? 25 से 34 के अंदर। अभी क्या कह रहा है? नंबर ऑफ फीमेल फिजिक्स प्रोफेसर इन द एज ग्रुप 25 से 34 इज 25%, यानी इस 12 का 25% जो है वो क्या है? फीमेल है, यानी 3 फीमेल है। तो बाकी इस एज ग्रुप में मेल कितने बचे सर? 9 बचे। क्वेश्चन खत्म। ये भी इजी से था, बस थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ना था। अच्छा, इसी पे बेस एक और क्वेश्चन है, और जो कि इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन भी, क्योंकि देखो सिंपल सी बात क्या है कि इस टॉपिक में आपने देखा समझने वाला इतना कुछ है नहीं। सिर्फ कैलकुलेशन अगर आपको करना आती है तो आपके लिए कुछ टॉपिक कुछ भी नहीं है। ग्राफ पढ़ना आपको आता है, कैलकुलेशन करना आपको आती है, थोड़ी बहुत जीएस की नॉलेज है, तो ये टॉपिक आपके कंट्रोल में है। इसलिए मैं कह रहा था कि चाहे इसमें हल्का सा टाइम लगता है कैलकुलेशन करने में, लेकिन अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो ये बेनिफिशियल है सबके लिए। ठीक है, if the psychology professor in the university constitutes 2% of all the professors in the university, then what is the number of professors in the university? जो साइकोलॉजी प्रोफेसर है सर वो 2% होगा। साइकोलॉजी कितना है? 4 4 + 6 10। अगर 10 लोग 2% है तो टोटल कितना हुआ? तो x का 2%, 10 कितने हो गए? 500। बस सिंपल सा है, परसेंटेज में हम सभी सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो आई होप ये टॉपिक जो है आपको समझ में आ गया होगा। इसके यूपीएससी के पीवाईक्यू कीजिएगा, थोड़े बहुत टेस्ट 3 से क्वेश्चन करेंगे आप, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, इस टॉपिक से आप में ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड है, समझने से ज़्यादा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।